नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज फिर एक हिंदू को मार दिया गया। इस हिंदू का नाम प्रवीण नेट्टारू है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जहां इसे जिहादियों ने मारा, वो राज्य भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है। वो राज्य है कर्नाटक। और प्रवीण नेट्टारू की गलती सिर्फ ये थी कि उसने भी नुपुर का समर्थन किया था और उदयपुर में नुपुर के समर्थन में जिस कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उस पर एक जो पोस्टर उसने शेयर किया था, जिसमें एक गरीब दर्जी बैठा हुआ है, इस बात पर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन सर्द खामोशी मीडिया में भी है, सर्द खामोशी सरकार में भी है। किसी एक अफजल के लिए चिंतित सरकार यहाँ लगातार हिंदुओं की हो रही नृशंस हत्या पर न सिर्फ खामोश है, वरन वो अपनी खामोशी से उसे बढ़ावा भी दे रही है। भाजपा का नेता है, कर्नाटक का युवा नेता, उसको तलवार और कुल्हाड़ी से बहुत बेदर्दी से काटा गया। प्रवीण नेतारू को बहुत बेदर्दी से काटा गया। इसमें जो डिटेल आया है वो ये है कि दक्षिणी कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता प्रवीण नेतारू को कुल्हाड़ी और तलवार से काट कर जिहादियों ने मारा था। इस पूरे हत्याकांड से कर्नाटक में उबाल है। पुलिस पिछले महीने राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड से पूरे मामले को जोड़कर देख रही है, क्योंकि प्रवीण नेतारू ने कन्हैयालाल का समर्थन किया था। तो इसकी और पोस्ट किया था 29 जून को कन्हैयालाल के समर्थन में पोस्ट किया था। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये जिहादी कन्हैया के समर्थन के कारण जिहादियों ने इसकी हत्या तो नहीं की है। पुलिस ने इस बीच 15 लोगों को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। उधर कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद भाजपा के सभी कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने धिक्कार अभियान शुरू किया है और नरेंद्र मोदी सरकार अपनी कर्नाटक की सरकार के खिलाफ धिक्कार अभियान शुरू करते हुए उन्होंने सामूहिक इस्तीफा देना आरंभ कर दिया है। ये भाजपा की जो सरकार है उसके लिए सचमुच शर्म से डूबने जैसी बात है कि वो उसकी कार्यकर्ताओं की मौत पर भी ये लोग मास्टर स्ट्रोक लगाते रहते हैं। ये वाकई अब्बासी हिंदू हो चुके हैं और इसलिए ये कर्नाटक के भाजपा के कार्यकर्ताओं की आवाज़ देश तक जानी चाहिए और कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार को थोड़ी तो अकल आनी चाहिए कि पीएफआई पर बैन लगाने से उनको डर लग रहा है कि कहीं कतर और कुवैत ने इनसे कुछ पूछ ले। और इस पूरे मामले में पीएफआई संदेह के घेरे में है। हिंदूवादी संगठन जितने भी वहां वो पीएफआई की ओर उंगली उठा रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि मोदी सरकार और उनका गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक नाकाम फेलियर है पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने में। आपको ध्यान होगा कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो सिमी पे प्रतिबंध लगाया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इंडियन मुजाहिदीन को खत्म किया गया था। और मोदी सरकार में दिल्ली दंगे, शाहीन बाग, बंगाल, बिहार में भी पूरा नेटवर्क 2047 तक पूरा इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा रोड मैप, अब भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, इसके बावजूद मोदी सरकार और गृह मंत्री के हाथ पांव फूले हुए हैं, ठंडे हैं। वो पीएफआई पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनको कुवैत, कतर का डर होगा, ईरान का डर होगा कि क्या पता पीएफआई पर कार्रवाई करने पर कुवैत, कतर और ईरान हमारे देश के राजदूत को बुलाकर कुछ पूछताछ करे और फिर कहीं हमारे जो एनएसए डोभाल साहब मुसीबत में न पड़ जाए, कुछ ऐसा वैसा बयान न दे दे। और देखा जाए तो ये बढ़ावा खुद भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार ने दिया है। नुपुर शर्मा का बिना पक्ष जाने नुपुर शर्मा को उठाकर फेंक देने, अपनी पार्टी से निकाल देने और उसको एक फ्रिंज एलिमेंट कह देने के कारण, जिसके बाद जिहादियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और अभी तक नुपुर शर्मा के समर्थन में करीब 6 हिंदू मार दिए गए। सर तन से जुदा का यह जो महजबी नारा है, ये कितना भयावह है, इस सरकार को शायद इसका पता नहीं है, क्योंकि कभी न कभी तो ये सरकार हटेगी और जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि 2008 जिस तरह आतंकवाद और बम धमाकों के लिए याद किया गया, उसी तरह 2022 हिंदुओं के गला काटने के लिए याद किया जाएगा, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में किनको मारा गया, आप अगर नजर दौड़ाएं
तो आपको राजस्थान में कन्हैयालाल तेली, महाराष्ट्र में उमेश कोले, उत्तर प्रदेश में शानू पांडे, बिहार में धर्म साहू, मध्य प्रदेश में निशांक राठौर और कर्नाटक में प्रवीण नेट्टारू की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। लेकिन हिंदुओं से वोट लेने वाली सरकारों ने एक संवेदना तक जाहिर नहीं की। सरकार का तर्क है, मास्टर स्ट्रोकवादियों का तर्क है, सरकार सबके साथ सुरक्षा तो नहीं लगा सकती। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, परंतु जब सरकार अराजकतावादियों पे कार्रवाई करती है तो दूसरे लोग अराजक होने से डरते हैं। लेकिन यहाँ जिहादी अराजकतावादी जब ये जान चुके हैं कि सरकार अपने लोगों के साथ ही नहीं खड़ी है, अपने प्रवक्ता को मरने के लिए छोड़ दिया है, तो फिर वो दूसरे की चिंता क्या करेगी। और इसीलिए वो जिसे जहां पा रहे हैं गला रेत रहे। लेकिन ये बहुत ही डरावना है, एक दिन की खबर बनकर रह जाती है, जबकि ये एक सिस्टमैटिक हिंदू किलिंग है, हिंदुओं का संहार है। और आधुनिक भारत, जब सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अखबार तो है ही, उस दौर में हिंदुओं की हत्या पे मौन, सर्द खामोशी डराती। देखा जाए तो उमेश कोले और कन्हैयालाल, इन दो नाम से सब परिचित हैं, क्योंकि कन्हैयालाल मामले में जिहादियों ने खुद वीडियो बनाया था और उसे शेयर किया था। वो जिहादी भी बाद में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उदयपुर के कार्यकर्ता निकले और अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े थे, जहां हिंदू माथा रगड़ने, मुर्दों को पूजने जाता है, और बरेलवी विचारधारा से वो आते ही। साथ ही जम्मू कश्मीर में एक जो व्यक्ति मिला, वो भी व्यक्ति क्या, जिहादी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकला, बाद में वो लश्कर का आतंकवादी निकला। वहां के भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो मिस कॉल से मेंबरशिप बनाए ना, उसमें ऐसे लोग आ गए। तो इसको छानने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके एक मिस कॉल के कारण लोगों की जान जा रही। नुपुर शर्मा एक, देखा जाए तो भाजपा की ही कार्यकर्ता है, लेकिन लोगों के लिए एक प्रतीक बन गई है। और इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा का भी जीवन एकदम खतरे में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नुपुर शर्मा का समर्थन के कारण जान से मारने की धमकियां बड़ी संख्या में लोगों को मिली है। ऐसी धमकियां देने वालों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के भिवंडी में जिस मुस्लिम युवक साद अंसारी को नुपुर शर्मा के समर्थन पे गिरफ्तार किया गया, वो जमानत पाने के बाद अज्ञात स्थान पे चला गया है। साद अंसारी एक मुस्लिम युवक है, उसको सरकार ने उठवा लिया महाराष्ट्र की, और उसका दोष इतना था, उसने कहा नुपुर ने क्या गलत कहा। उसके बाद उसके ही बिरादरी ने, समुदाय ने उसको बहुत मारा, बहुत निशाना बनाया, और उसे डर के मारे छुपना पड़ा है। उसका पूरा परिवार सदमे में। तो शीर्ष स्थान से जुदा का ये जो नारा है, इसको वो हिंदुओं में भय पैदा कर रहा है, लेकिन उन नारा देने वालों में पुलिस और प्रशासन और सरकार का भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। भारत की सरकार, राज्यों की सरकार, पुलिस प्रशासन असहाय, दीनहीन, दरिद्र की भांति दिख रही है। हिंदू मरता रहे, बस उनके वोट बढ़ते रहे, प्रशासन लग रहा है पंगु हो गया है, बस चंद आम लोगों को धमकाकर, और पुलिस प्रशासन का तो रवैया आप जानते हैं कि चंद लोगों से उठाईगिरी अठाईती करती है, पर इन जिहादियों पे उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद यदि सरकार की आलोचना हो तो मास्टर स्ट्रोकवादी बचाने आ जाएंगे। ईश्वर न करे मास्टर स्ट्रोकवादी या सरकारी हिंदुओं के घर में किसी का सर तन से जुदा हो। जब आपके साथ कुछ होगा तो भी हम लड़ेंगे। आप देख लीजिए, नुपुर शर्मा मास्टर स्ट्रोकवादी ही थी, तब भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं। वो जो हरियाणा का IT सेल का हेड था, और उसको जब हटाया गया उसके लिए भी लड़े। हम हिंदू के लिए लड़ते रहेंगे, आप बस मास्टर स्ट्रोक लगाते रहे। आज की दूसरी खबर इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो खबर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट से उपजा है। आप जानते हैं कि आजकल सोनिया राहुल की ग्रह नक्षत्र दशा खराब है, और ये लोग, इसके जो कांग्रेस के लोग हैं, वो ईडी की कार्रवाई को रोकने, ईडी को गाली गलौज करने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को वाजिब बताया, ईडी के अधिकार में कटौती से मना कर दिया। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया सकारात्मक था, जिसके बाद से कांग्रेस बौखला गई और सुब्रमण्यम स्वामी को तंज कसने का मौका
मिल गया। स्वामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगता है चिकन खुद फ्राई होने के लिए आ गया है। स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पी चिदम्बरम और अन्य के लिए ऐसा ही है जैसे चिकन खुद पकाए जाने के लिए घर आ गया। आपको बता दूं कि ईडी की जो शक्तियां हैं, जो आज जिसको कम करने के लिए कांग्रेसी दौड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इस शक्तियों को बढ़ाने का काम पी चिदम्बरम ने ही किया। एनआईए जिसको लेकर शोर मचाते हैं ये जिहादी तत्व, एनआईए का गठन भी पी चिदम्बरम ने ही किया। तो पी चिदम्बरम की बनाई हुई शक्तियां जो है आज उस कांग्रेस के ही गले के का फांस हो गया है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि चिकन खुद कटने आ गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के मामले में विपक्ष की उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें कानून के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी की सभी शक्तियों को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी जिस प्रकार जांच, गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई कर रही थी, वह वैसे ही करती रहेगी और कांग्रेस लगातार ईडी पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगा रही है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारियों की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। यानी कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से नहीं सीखती। वो गांधी परिवार के पैरों तले रौंदने कुचलने के लिए कांग्रेसी अभिशप्त हैं। चापलूसी ऐसी कि अपना बाल जानबूझ के पुलिस को देते हैं कि पकड़ के खींचो ताकि फोटो बने और सोनिया जी हमको कहें बाहर चमचे, बाहर चापलूस बने, तो कमाल कर दिया, टिकट मिल जाए। कांग्रेसी इस संसार का सबसे निखत जंतु जो जिसको कान एक परिवार के आगे बिल्कुल पालतू गुलामों की जैसी दुर्दशा है। अरे आप सोनिया राहुल से पूछताछ हो रहा है, पूछताछ होने दो, सड़क पर नौटंकी कर रहे हो और तुम्हारे इस नौटंकी के कारण जनता और तुम्हारी नग्नता देख रही। आज की तीसरी खबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जी के बयान से। और आज पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले रमन्ना जी ने बयान जो दिया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, उससे पता चला कि वो पहले वकील थे और उन्होंने कहा था जब चैम्बरों की मांग को लेकर वकील कह रहे थे कि जल्दी सुनवाई कीजिए, तो उन्होंने कहा जब मैं वकालत करता था तो पेड़ के नीचे खड़े होकर वकालत करता था। आज भी अगर आप जाएंगे छोटे जिला शहरों में तो वकील पेड़ के नीचे ही उनका एक तख्ती वो लगा होता है, चैम्बर नहीं होता। तो पता चला रमन्ना साहब वकालत पेड़ के नीचे करके आए हैं। मंगलवार को गुलाब कोठारी जी की लिखी पुस्तक है गीता विज्ञान उपनिषद, उसका जब विमोचन किया तो उस विमोचन के अवसर पर उन्होंने जो कहा उससे पता चला कि वो पत्रकारिता भी कर चुकी है। तो आप देखते होंगे काफी सारे लॉ की पढ़ाई करने वाले लोग पत्रकारिता करते हैं, फिर वो वकील भी हो जाते हैं। और जो है एनवी रमन्ना मुख्य न्यायाधीश का कैरियर कुछ ऐसा ही है। वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तथ्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मीडिया की। उनका कहना है कि हमारे देश और भारतीय समाज में लोग मीडिया को ही सच मानते हैं, इसलिए उनकी उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी बड़ी है। गीता विज्ञान उपनिषद के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही क्योंकि आजकल पत्रकारिता कम हो रही है। स्वतंत्र पत्रकारिता यानी जिस पर कोई दबाव न हो, किसी का दबाव न हो, मालिक का दबाव न हो, एडिटर का दबाव न हो, कंपनी का दबाव न हो, विज्ञापन दाताओं का दबाव न हो, सरकार के विज्ञापन का दबाव न हो। उस तरह की पत्रकारिता जैसे इंडिया स्पीक्स डेली कर रहा है, न किसी का विज्ञापन है, न सरकार है, न कॉर्पोरेट है, न कोई मालिक है, न कोई वो मैनेजर है। हम अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, इसलिए हम हर चीज को समालोचक की दृष्टि से देख पा रहे हैं, अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कह पाते हैं। इसलिए एनवी रमन्ना ने भी कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है, यानी सच पत्रकारों को बोलना चाहिए, लोकतंत्र तभी बचता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को समाज का आंख और कान उन्होंने बताया और कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो तथ्य पेश करें। आप देखते हैं कई लोगों के, आप पुराने वीडियो देखिए यूट्यूब में आपको दिखेंगे, सबके फर्जीवाड़ा साबित हो चुके, पर न वो हटा सकते हैं क्योंकि व्यूज बढ़ गया, पैसे आ रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकार और मीडिया तो भी ऐसे ही है, आपको तो बता ही दिया हूं मैं। मीडिया तो वो
कॉर्पोरेट फंडिंग से ही चलते हैं, सरकार के विज्ञापन से ही चलते हैं, आप देख ही रहे। और वो फिर उनको शर्म भी नहीं आती कि वो झूठ बोल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि पत्रकार की जिम्मेदारी वो तथ्य पेश करे, खासकर भारतीय सामाजिक परिदृश्य में जो कुछ भी छपा होता है उसे लोग सच मानते हैं। उन्होंने सही बात कहा। मुझे याद है एक हिस्ट्री शीटर था और वो हिस्ट्री शीटर पकड़ा गया सिर्फ दैनिक जागरण नहीं, मेरी रिपोर्ट के कारण, और बाद में उसके फैमिली वालों ने 20 लाख का मुकदमा मेरे ऊपर और दैनिक जागरण के एडिटर पे कर दिया। मैंने सारे सबूत पेश किए थे, केस खारिज हो गए। लेकिन वो व्यक्ति जो समाज में बड़ा प्रतिष्ठित बना घुमा था, मेरी एक रिपोर्ट के कारण वो पकड़ा गया और पता चला वो हिस्ट्री शीटर है। तो छपे हुए शब्द और मेरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी और कोर्ट ने छपे हुए अखबार दैनिक जागरण की रिपोर्ट पे कोर्ट ने भरोसा किया। तो पत्रकारिता बहुत तलवार पे चलने के समान है। सच बोलिए, क्योंकि हर किसी के जिंदगी से वो जुड़ा हुआ है। जैसे डॉक्टर का पेशा जिंदगी से जुड़ा है, वकालत का पेशा जिंदगी से जुड़ा है, वैसे ही पत्रकारिता भी है। सच सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी उसकी लकीर होती है, वो जिंदगी से जुड़ा होता है। तो एनवी रमना ने कहा कि मीडिया हाउस को अपने प्रभाव और व्यवसायिक हितों का विस्तार करने के बजाय ईमानदार पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने 1975 में आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि मीडिया की भूमिका जो है, उस समय मीडिया घराने ही आपातकाल के काले दिनों में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। सही बात, कुछ मीडिया हाउस तो हो गए, लेकिन कुछ जो आप देखेंगे उस समय जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस जो है गोयनका जी की, उसने लड़ाई लड़ी थी आपातकाल में, इंदिरा से लड़ाई जो है गोयनका जी ने ही लड़ी थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि मीडिया हाउस की वास्तविक प्रकृति का निश्चित रूप से समय पर आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकार के रूप में अपने दिनों को याद करते हुए, यानी आज आपको पता चला कि जस्टिस रमना पहले पत्रकार भी थे, उन्होंने कहा कि वह समाचार कवरेज के लिए सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते थे। हम लोग भी यात्रा करते थे। सीजे साहब, हम बस पे धक्के खाते थे तो वो दौड़ ही ऐसा था। आप तो हम तो, और अब तो रिटायर हो रहे हैं हम लोग, तो अभी तो बस पे हम धक्के खाते थे, लिफ्ट लेते थे, पैदल जाते थे। तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते थे और जनहित की कहानियां करने के लिए उस दौरान पत्रकारों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती थी। ये बात भी उन्होंने ठीक कहा। अगर हमारी खबर आज छूट गई तो अगले दिन हमारी क्लास लग जाती थी और माफीनामा लिख के लाओ, ये कहा जाता था। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। तो ये रमना साहब ने सही कहा और पत्रकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता रेंग रही है, शाम को चकल्लस चल रहा है, पत्रकारिता वो नहीं। अगली खबर बिहार से है और कभी लालू यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुए, उनके बेहद करीबी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बिहार की सियासत में बड़ा खेल कर सकता है। दोपहर बाद हृदयानंद चौधरी को भी सीबीआई ने पकड़ा, गिरफ्तार किया। आईआरसीटीसी घोटाला रेलवे का, और आपको ये बात बता रहा हूं मैं कि आईआरसीटीसी घोटाले में मैंने लालू यादव को काफी बार एक्सपोज किया है अखबार में, और नई दुनिया में लालू तब हट गए। उसके बाद मैंने रिपोर्ट जो छापी तो मेरे एडिटर थे आलोक मेहता जी। उस दिन आलोक मेहता जी बड़े खुश होकर आए थे कि लालू यादव का फोन आया, रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए, रिपोर्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि पूर्व मंत्री बौखला जाए। लालू पूर्व मंत्री हो गए थे और उन्होंने कहा ये कौन है तुम्हारे यहाँ। तो आप रास बिहारी जी हमारे साथ आते हैं कई बार, तो हमारे मेट्रो एडिटर थे रास बिहारी और एडिटर इन चीफ थे आलोक मेहता। आलोक मेहता जी ने रास बिहारी जी को बुलाकर कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारी रिपोर्ट पे तो बड़ी चर्चा हो रही है। तो आईआरसीटी घोटाला जो आज मामला सीबीआई ने कार्रवाई की है, मैं इस पर लिख कर चुका हूं और लालू को बिलबिला चुका हूं। ये उन लोगों के जानकारी के लिए है जो कहते हैं 2014 के बाद मोदी जी नहीं होते तो आप लिख नहीं पाते। ये उन लोगों के लिए कि उस दौर में, यूपीए के दौर में भी हम मुठभेड़ कर रहे थे, क्योंकि सच की लड़ाई कभी भी रुकती नहीं है कि ये सरकार आ गई तो रुक गई, वो सरकार आ गई तो चलनी शुरू हो गई ना। सच की लड़ाई तो चलती है। तो आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। भोला यादव राजद के पूर्व विधायक और विधान पार्षद भी रहे हैं। भोला यादव लालू यादव का ओएसडी भी रह चुके हैं। मामला नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी स्कैम का है। उन्हें 4 दिन पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गए थे। भोला यादव के पटना और दरभंगा आवास पर बुधवार को छापेमारी की गई। बुधवार यानी आज ही। खबर के अनुसार भोला यादव के पटना और दरभंगा आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की।
बताया जाता है कि पटना में सीबीआई ने भोला यादव के सीएम आवास पर छापेमारी की। भोला भोला यादव के सी आवास पर छापेमारी की। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे हैं। दरभंगा आवास पर भी रेड पड़ा और लालू यादव के करीबी और बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव के घर पर बुधवार की छापेमारी जो हुई उसमें दरभंगा के आवास उनके आवास पर भी छापेमारी हुई। बताया जाता है कि पूर्व विधायक के गंज स्थित आवास पर सीबीआई की टीम सुबह 6 बजे पहुंच गई थी, जहां कमरा बंद पाए जाने पर केयर टेकर से चाबी लेकर पूछताछ की गई। केयर टेकर का नाम प्रशांत बताया जाता है। उसके पास से कार जो है मकान की चाबी मिली और बाद में जो है एक और कार्यकर्ता से पूछताछ हुई है। 17 साल पहले ये आरोप लगा था और ये आपको अब तक इस मामले का निपटारा नहीं हुआ। 2005 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ यह मामला है और मैं तब की रिपोर्टिंग भी बता रहा हूँ आपको और अब उसके बाद की भी रिपोर्टिंग, जब नई दुनिया में आया तब की भी रिपोर्टिंग। तो ये लालू यादव उस समय रेलवे को फायदा में दिखाते रहते, तरह तरह के कदम लगाते रहते और रेलवे में नौकरी के बदले सबसे जमीन लिखवाते। ये सब वो काम करते थे और ये गरीबों के मसीहा कहे गए। तो ये जो है आपको सीबीआई के अधिकारी ने जो है छापेमारी के बाद काफी कागज भी तैयार बरामद हुआ है और इस पर आगे भी कार्रवाई होगी। भोला यादव के पकड़े जाने का मतलब है कि लालू यादव का सबसे बड़ा राजदार पकड़ा गया है और इस वजह से इस खबर पे जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि लालू यादव का कैरियर तो खत्म है, वो है ही, लेकिन कम से कम आगे जो मंत्री सब हैं वो इस तरह के घोटालों को अंजाम ना दें, इसलिए मंत्री या पूर्व मंत्री हो जाने पर भी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। भारत में ऐसा लगता है कि नेता बन गए तो उनको सब कुछ छूट मिल गई। अगली खबर बंगाल से है। बंगाल में पार्थ चटर्जी के बारे में उनकी जो सहयोगी है अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के समक्ष एक बड़ा खुलासा किया है और खुलासा है कि पार्थ चटर्जी के घर को मिनी बैंक बनाया गया था, नोट भरे गए थे। पश्चिम बंगाल में स्कूल जॉब घोटाले में गिरफ्तार किए गए राज्य सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का ये खुलासा बंगाल में तूफान लाने वाला है। अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि पार्थ चटर्जी उसके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी पार्थ चटर्जी अर्पिता के घर को मिनी बैंक बनाए हुए थे, वहीं नोट डाले जाते थे। अर्पिता ने बताया कि पार्थ चटर्जी उसके घर में ही पैसा रखते थे। ये जानकारी ईडी के सूत्रों से मिली है। ईडी के इस दावे को अर्पिता मुखर्जी के वकीलों की ओर से चुनौती दी जा सकती है। वकीलों का कहना है कि ये जानबूझकर मीडिया को लीक किया गया है और इसमें हम अदालत का रुख करेंगे। ध्यान हो कि ईडी को अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। तभी एक्टर और मॉडल रही अर्पिता मुखर्जी बीते कुछ सालों से पार्थ चटर्जी की करीबी थी। शनिवार को पार्थ और अर्पिता को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले अर्पिता के घर से बरामद नोटों के जखीरों की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। अर्पिता ने बताया कि पूरी रकम को उसके घर के कमरे में रखा जाता था। सूत्रों को मतलब ईडी के सूत्र बता रहे हैं, जहां पार्थ चटर्जी और उसके लोगों की एंट्री थी। अर्पिता का कहना है कि हर सप्ताह या फिर 10 दिन में एक बार पार्थ चटर्जी उसके घर पर आया करते थे। ईडी के सूत्रों ने एक और महिला का एंगल भी इसमें जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अर्पिता ने बताया कि मेरे घर के अलावा एक और महिला के घर को पार्थ मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरी महिला भी पार्थ चटर्जी की ही करीबी बताई जा रही है। अर्पिता ने कहा कि मंत्री ने कभी उसे यह नहीं बताया कि कमरे में कितनी रकम रखी गई है। अर्पिता ने बताया कि एक बंगाली एक्टर ने उनका परिचय पार्थ चटर्जी से कराया था। यह मुलाकात 2016 में हुई थी। तब से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, करीबी हैं। अर्पिता ने पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया कि यह रकम ट्रांसफर पोस्टिंग के एवज में ली गई घूस और कॉलेजों को मान्यता दिलाने के एवज में लिया गया घूस है। तो ये तो सीधे ममता बनर्जी के गिरेबान तक पहुंचने का मामला है, क्योंकि पार्थ चटर्जी घूस के पैसे खुद तक तो रखते नहीं, तो ये बात तो जाएगी दूर तक। अर्पिता ने बताया कि यह रकम पार्थ चटर्जी खुद कभी नहीं लाते थे, उनके सहायक की ओर से रकम लाई जाती थी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को फिलहाल 3 अगस्त तक जो है हिरासत में भेजा गया है, एजेंसी ईडी की हिरासत में। ईडी का कहना है कि इस दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं,
जिसको आगे अदालत में बताया जाएगा। तो ये इस मामले में इस खबर पर नजर रहेगी और इस पर पूरा और डिटेल जब आ जाता है तो कल इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभ रात्रि।